वेलकम टू एएस अमंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब काफ़ी दिनों बाद एक लेक्चर हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट हमारा चल रहा था, ठीक है। इसमें हम डेरिवेशन देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्रेशर रेशियो होता है वो जो होता है कि गैस टरबाइन का वो 11 से 16 होता है। मतलब जो ऑटो साइकिल का होता है वही गैस टरबाइन का होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना होता है। तो हमको पता है कि कार्नोट, अगर हम बात करें एक ग्राफ पे कि डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई आरपीएम, तो ये वाला जो ग्राफ है पहले आरपीएम बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, मतलब मैक्सिमम होता चला जाएगा। कार्नोट की एफिशिएंसी कितनी है? वन माइनस वन अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। इससे पहले हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो हमने आरपी लिख लिया, इसको आरपी हम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं इसलिए इसको आरपी मैक्सिमम लिख लिया हमने, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन, यानी कि इसको हमने बोल दिया टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम। ये टी मिनिमम हो गया, ये टी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। 1 माइनस वन अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। 1 से 1 काट दिया, आरपी की वैल्यू कितनी निकल गई, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। आरपी वैल्यू कितनी आ गई और ये इधर चला जाएगा, तो टी मैक्स डिवाइड बाई टी मिनिमम गामा माइनस वन अपॉन गामा। हमने एग्जाम्पल तौर पर T1 की वैल्यू 1000 ले ली है। आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, 1700 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल तौर पे लिया हुआ है 1000। और हमने जो T मिनिमम की वैल्यू ली है वो 300, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब 273 डिग्री सेल्सियस। ये सब वैल्यू केल्विन में है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू केल्विन में है। इन वैल्यू को उठा के हमने यहां पुट कर दिया, ये निकल के आया आपकी वैल्यू 66.67। अब किसी भी डिवाइस का इतना प्रेशर रेशियो नहीं हो सकता। अगर इतना प्रेशर रेशियो हो जाता तो हमारे पास लाइट की जो किल्लत है वो भी खत्म हो जाती, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट एक्चुअल में 11 से 16 होता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये एक्चुअल में है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कार्नोट एफिशिएंसी क्या होती है, साइकिल 1 माइनस वन अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। आरपी हमने कितना निकाला, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आर एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कितनी आ गई? 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम। एक तो ये फॉर्मूला एसएससी जेई ने पूछा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो, एसएससी ने पूछा हुआ है। उसके बाद होता है डब्ल्यू वर्क नेट, यानी डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। हमको पता था कि अगर हम ये डायग्राम बनाए, देखो अगर हम यह डायग्राम बनाए कुछ इस तरीके से, ये मेरा कंप्रेसर है, ये टरबाइन है, ये मेरा सीसी है, ठीक है, ये मेरा हीट एक्सचेंजर है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। डब्ल्यू नेट क्या हो गया? डब्ल्यू टी और डिवाइड बाई माइनस डब्ल्यू सी, यानी कि हमने जो पावर आउटपुट पॉजिटिव में से निगेटिव माइनस कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, डब्ल्यू टी क्या जगह T3 माइनस T2 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप ऐसा भी, अगर किसी को ये मतलब ध्यान ना हो तो आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डब्ल्यू नेट T3 माइनस T4 और MCP T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये वाला हो गया। हमने यहां से CP कॉमन ले लिया, CP कॉमन लेने के बाद T3 माइनस T4 अंदर ब्रैकेट में ये बचा। हम जानते हैं एडियाबेटिक यहां लगाएंगे, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहां लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आई थी। तो T2 वैल्यू हमने ये निकाल ली, T4 की वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो कितना हो गया? ये पुट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दिए किसके फॉर्म में? आरपी के फॉर्म में। अब आरपी को हम डिफरेंशिएट करने के बाद ये तो जीरो हो गया, ये क्या बचा माइनस T3, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट किसी चीज को करते हो तो क्या होता है, x की पावर n होता है, तो डिफरेंशिएट करते हो क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। जब डिफरेंशिएट करते हो तो ऐसे ही कुछ चलता है, तो क्या होगा n की पावर n माइनस वन, ऐसे ही T1 ये तो जीरो हो जाएगा और rp की पावर n माइनस वन और n माइनस वन हो गया और n ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको जब जीरो रखेंगे क्योंकि हम जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा 12th में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, तो W जो निकाल रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम, उसको जीरो रखते हैं। हमने वैल्यू जीरो कर दी। अब ये वाला निगेटिव है तो ये आगे इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T3 गामा माइनस वन अपॉन माइनस गामा आरपी की पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन। यहां से और यहां से गामा माइनस वन अपॉन गामा कट जाएगा, यहां क्या बचेगा? T3 आरपी की पावर। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इसको चाहो तो एलसीएम ले लो,
ठीक है, ऐसे यहां पे किया हमने। उसके बाद इसको ये वाली वैल्यू T3 ऐसी रहने दिया, इसको इधर ले गए और इसको इसके नीचे ले गए। ठीक है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हमको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बाद में हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ये गामा से गामा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 गामा और माइनस का 2। तो क्या हो गया, आरपी की पावर 2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो आरपी ऑप्टिमम कितना मिला हमारे, T3 डिवाइड बाई T1 गामा। क्योंकि आरपी को आप यही रहने दो, ये उधर जाएगा उल्टा हो गया, तो गामा डिवाइड बाई 2 गामा माइनस 1। ये भी बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसकी जगह पर T3 डिवाइड बाई T4 इसको लिख दिया T मैक्सिमम, इसको लिख दिया T मिनिमम। अब T मैक्सिमम T मिनिमम की वैल्यू क्या है, आर ऑप्टिमम। आर ऑप्टिमम कितना हो गया, अगर यहां से T मैक्सिमम, अगर यहां से वैल्यू निकालो, देखो T मैक्सिमम डिवाइड बाई T मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट उठा के हमने यहां कर दी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पर आरपी ऑप्टिमम की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा। तो कितना निकल गया 8.2, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू का अंडर रूट निकालोगे 67 पॉइंट समथिंग, तो ये निकल के आएगा 8.22। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये दोनों डेरिवेशन बहुत पूछे गए एसएससी में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछा जाता है यहाँ पे हमेशा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। इतना नोट करिए पहले बेटा। चलिए बात करते हैं बैकवर्क रेशियो की। देखिए, बैकवर्क रेशियो का कुछ नहीं मतलब होता है। बैकवर्क रेशियो का मतलब होता है कि जब हम डिजाइन करते हैं गैस टरबाइन या स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, जब हम गैस टरबाइन, क्या हो रही है कि गैस टरबाइन इसके साथ कंप्रेसर भी अटैच है, तो क्या हो रहा है कि जो गैस टरबाइन है वो कंप्रेसर को चला रही है, मतलब टरबाइन का आधे से ज्यादा वर्क कंप्रेसर को चलाने में खर्च हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं बैकवर्क रेशियो। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो टरबाइन है गैस पावर प्लांट की, वो बड़ी होती है किससे, स्टीम पावर प्लांट से, क्योंकि यहां पर बैकवर्क रेशियो ज्यादा होता है। देखिए यहां पर कि अगर हमने एक टरबाइन है हमारे पास, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारी टरबाइन है, ये सीसी है हमारे पास, और ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर है। कंप्रेसर, टरबाइन और सीसी। ठीक है, अब ये जो टरबाइन है इसके साथ क्या लगा होगा, जनरेटर लगा होगा, गियर लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ये इसको भी चला रही होगी, यानी कि इसको आधे से ज्यादा वर्क इसको चलाने में खर्च हो जाता है। इसी को बोलते हैं बैकवर्क रेशियो। यानी कि बैकवर्क रेशियो होता है, बैक वर्क रेशियो होता है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई, क्या होता है, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई टरबाइन वर्क, यही होता है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई टरबाइन वर्क, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई टरबाइन वर्क। अब हमको पता है डब्ल्यू नेट क्या था हमारे पास, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी था, डिवाइड बाई डब्ल्यू टी, तो क्या निकल के आ गया, यहां से ये कट जाएगा, तो 1 माइनस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई डब्ल्यू टी, तो क्या हो गया 1 माइनस, अब देखो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ये हो जाएगा, ऐसे लिख लो, बैक वर्क रेशियो, या सिंपल लिख दो इसको, ये डब्ल्यू नेट था आपका, इस बैक वर्क रेशियो, तो 1 माइनस डब्ल्यू बैक वर्क रेशियो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, और ऐसा लिखना चाहो तो आप यहां खत्म कर सकते हो। ठीक है, जो स्टीम पावर प्लांट में, गैस पावर प्लांट में लार्ज टरबाइन किससे, थर्मल पावर प्लांट से। अब देखो गैस पावर प्लांट की जो
बैक वर्क रेशियो होता है 40 to 60% होता है, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट का 98 to 99% होता है। इसीलिए जो टरबाइन बनाई जाती है वो गैस टरबाइन की वो सबसे बड़ी बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि इसको आगे से ज्यादा चलाने में वर्क इसको खत्म हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक जो हमारा कंप्रेसर है इसको हम बाहर से पावर सप्लाई करते हैं जिससे हम उसको मिनिमाइज कर सकें। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतना नोट करिए बेटा जरा। चलिए आगे बात करते हैं ब्रेटन साइकिल विथ टू स्टेज कंप्रेसर या इंटरकूलर। या तो एक बात बोली होगी कि अगर बोला होगा इंटरकूलर तो भी आपके दो कंप्रेसर लगे होंगे, अगर बोला गया दो कंप्रेसर तो आपका एक इंटरकूलर लगेगा, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन लगेगा। चलिए बात करते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम का। ये आपका होता है लो प्रेशर कंप्रेसर, यहां पर आपने लगा दिया इंटरकूलर आईसी जिसको बोला गया, ठीक है। ये हो गया हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। यहां पर आपने लगा दिया सीसी कंबर्सन चैम्बर, यहां आपने लगा दी टरबाइन, ठीक है, टरबाइन, और यहां आपने लगा दिया हीट एक्सचेंजर। इनको जोड़ दीजिए सब। देखिए सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि अगर हम ये क्यों कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। कभी हम दो इंटरकूलर लगा रहे हैं, कभी हम दो रीहीटर लगा रहे हैं, कभी हम टरबाइन में ब्लेड्स एक्सटेंड कर रहे हैं, या कभी हम क्या कर रहे हैं वहां पर आपका रीजनरेटर लगा रहे हैं। तो हम ये अलग अलग ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो किस में बढ़ सकती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये देखो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। इसका WC1 बोल दो, इसको WC2 बोल दो। यहां से Q1 हो रहा है, यहां से Q2 जा रहा है, और यहां से Q2 डैश जा रहा है, ठीक है। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट ये WT चल रहा है यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब इस पर ऐसे भी लगाओगे WC1 तो क्या आ जाएगा, M1 नाम दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा WCMCP क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। आप ऐसा भी लगाना सब लोग सीख गए हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको लगा नहीं रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। Q1 कितना जाएगा, अब देखो Q1 अगर यहां पर ऐसा भी लगा, मैं यहां दिखा दे रहा हूं एक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो अंदर क्या जा रहा है, H2 जा रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, Q2 डैश निकल रहा है प्लस H3। अब हमको Q2 डैश निकालना है तो क्या होगा H2 माइनस H3 यानी कि MCP T2 माइनस T1। क्योंकि हमें यहाँ पर H की फॉर्म में नहीं चाहिए, अगर हम टरबाइन पढ़ते होते गैस थर्मल पावर प्लांट तो हम H की फॉर्म में लगते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए टेम्परेचर फॉर्म में, इसलिए हमने एंथैल्पी को तोड़ लिया। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ऐसे ही यहां लगाएंगे किस पर, प्रोसेस टू WC2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MCP T4 माइनस T3। ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर और सीसी के बाद का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी कि Q1 क्या हो जाएगा MCP T5 माइनस T4। ऐसे इसका हो जाएगा, यहां लिख देते हैं WT क्या हो जाएगा, WT at T5 MCP T5 माइनस T6, ठीक है। अब क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा Q2। अब देखो चाहो तो ऐसा भी यहां पे लगा लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अंदर क्या जा रहा है H6
बाहर क्या जा रहा है Q2, बाहर क्या निकल रहा है H1, तो क्या होगा Q2 H6 माइनस H1 यानी कि MCP T6 माइनस T1, ये यहां से Q2 निकल गया। ठीक है, देखो बेटा अगर आपको ऐसा भी लगाना नहीं आ रही तो आप एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाएंगे और इससे आपको कंफ्यूज रहेगा कि कब प्लस लगाना है कब माइनस, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एनर्जी मतलब वहां पर एनर्जी को बैलेंस कर दो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1। अब डब्ल्यू नेट क्या था, WT माइनस WC1 प्लस WC2 डिवाइड बाई Q1। यहां पर जो हमने वैल्यू लगाई है वो लगा दो। WT क्या था, MCP T5 माइनस T6 माइनस WC1 कितना है मेरे पास, MCP कितना है T2 माइनस T1 प्लस WC2 कितना मेरे पास, ये है MCP T4 माइनस T3। ठीक है, डिवाइड बाई Q1 कितना मेरे पास, ये वाला निकल गया MCP T5 माइनस T4। अब चाहो तो इस MCP सब कॉमन ले लो, कट जाएगा सब लेके, तो क्या बचेगा T5 माइनस T6 माइनस T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3 डिवाइड बाई T5 माइनस T4। ये आ गई पूरे प्लांट की एफिशिएंसी। ठीक, अब हम इनका देखते हैं PVTS डायग्राम। अब देखो पीवी डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं का खेल है बेटा सब। अब देखो पहले इसको चीजों समझ लेते हैं कि यहां पर क्या था, मेरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी। अब हमने जरूरत क्यों पड़ गई, हमें इंटरकूलर लगाने की, अपना खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, लो प्रेशर कंप्रेसर को इस्तेमाल किया। यानी कंप्रेसर का काम क्या है, सिर्फ एयर को कंप्रेस करना, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना। हमने क्या किया, पहले से लेके दूसरे तक हमने प्रेशर बढ़ा दिया। अब देखो बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थ्योरेटिकल की। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इंटरकूलर है, मतलब इंटरकूलर का मतलब है कि कूल करना, ठंडा करना। अब ये क्या करेगा, जितना ये टेम्परेचर ले गया था यहां तक T2, इस T2 को इतना ठंडा कर देगा, उस T2 को वो T3 के बराबर कर देगा, यानी T3 बराबर T2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद यहां पर हमने हाई प्रेशर कंप्रेसर लगाया हुआ है। ठीक है, अब हाई प्रेशर कंप्रेसर भी क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, यानी कि जो ये वैल्यू थी यहां से यहां ले गए थे, यानी कि T4 की वैल्यू जो है वो T2 के बराबर हो जाएगी थ्योरेटिकली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सीसी में हमने फ्यूल सप्लाई किया, प्रेशर क्या T क्या हो गया, T मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम के बाद टरबाइन पे हमने स्ट्राइक किया, और टरबाइन हमारी जब रोटेट करेगी तो हमारा जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर कनेक्ट होंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बात यह आती है कि हमने इंटरकूलर का इस्तेमाल क्यों किया। इंटरकूलर का इस्तेमाल करने से फायदा ये हुआ कि हमको ये वाला जो कंप्रेसर था वो छोटा लगाना पड़ गया। मतलब अगर हम छोटा कंप्रेसर लगा लेंगे, हाई प्रेशर कंप्रेसर, तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब हमारा पैसा बच गया। ठीक है, दूसरा हमारा बर्डन भी बच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि मैकेनिकल डिवाइस में कि जो इंटरकूलर है कि पूरी तरीके से कूल कर देगा, कोई परफेक्ट कोई तो है नहीं। ठीक है, उसकी कोई ना कोई विड्थ, कोई ना कोई थिकनेस होगी। ठीक है, जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब देखो एक्चुअल में ये हो रहा है कि कभी यहाँ पर जो T2 होगा वो T3 के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने इसलिए ऐसा किया इंटरकूलर लगाने के लिए कि अगर हम इंटरकूलर नहीं लगाएंगे, अगर इसको डायरेक्टली अटैच कर दोगे तो इसका आर भी बढ़ेगा, इसका आर भी बढ़ेगा, और ऐसे जब साइकिल चलता रहेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपके प्लांट की जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और कुछ समय के बाद प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि हर एक मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इस
इतने टेम्परेचर तक ही वो बर्दाश्त कर पाएगा, इसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमने इंटरकूलर क्यों लगाया, डायरेक्टली क्यों नहीं लगा। अगर हम डायरेक्टली लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो बार बार साइकिल चलेगा, यानी आरपी बार बार बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मेटल के जो पार्ट्स उन पर इफेक्ट पड़ेगा और वो जल्दी मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, प्लांट आपका खत्म। तो हमें प्लांट खत्म नहीं कर रहा है, करोड़ों का प्लांट लगता है, हमें खत्म नहीं करना है, इसलिए हमने इंटरकूलर लगाया। इंटरकूलर क्या करता है कि जब T2 जो T3 आएगा वो कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा निकल के, यानी कि लॉसेस होंगे तो कुछ ना कुछ होंगे वहां निकल के जरूर आएंगे, यानी टेम्परेचर कुछ ना कुछ हाई आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं पीवी डायग्राम की। पीवी डायग्राम की देखो 1 से 2 क्या चल रहा है, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। देखो बेटा, ये जो प्रीवियस लेक्चर थे जिसने बेसिक नहीं देखा है कि ये डायग्राम कहां से ड्रॉ हो रहा है, ये बेसिक वहीं से समझ में आएगा। ठीक है, यहां से समझ में नहीं आने वाला अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो 1 से 2 क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। अब कूलिंग हो रही है इंटरकूलर, तो कूलिंग क्या हो रही है, इधर चलेंगे हम, कूलिंग कर दीजिए, कितना हो गया 2 to 3, 2 to 3 से कूलिंग हो गई। फिर क्या लगा हुआ है, हाई प्रेशर कंप्रेसर लगा हुआ है, 3 से 4। ठीक है, अब 4 से 5 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। 4 से 5 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। ठीक है, और 5 से 6 क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगी हुई है, 5 से 6। ठीक है, इतना हमारा ये देखो, ये बर्डन हमारा इतना बढ़ गया, ये इतना बर्डन हमारा बढ़ गया। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जब मेरा डब्ल्यू नेट बढ़ गया तो मेरा एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इस पीवी डायग्राम से तो हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, अब बना के देखते हैं टीएस डायग्राम। चाहो तो इसको यहां लिख सकते हो, ये WC1 मतलब लो प्रेशर कंप्रेसर हो गया, ये इंटरकूलर हो गया, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर हो गया। ठीक है, ये सीसी हो गया, ये टरबाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए टीएस डायग्राम बनाते हैं। टीएस डायग्राम, इस डायग्राम से तो हमें पता लग रहा है कि जब मेरा बर्डन बढ़ रहा है तो मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। अब देखो 1 से 2 क्या चल रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट। एक खड़ी लाइन होगी 1 से 2, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। 2 से 3 क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। ठीक है, 2 से, लेकिन 2 से 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब ये जो आएगा पॉइंट, ये यहां पे ये बन के आएगा, यहां पे ऐसे बनाओ 1 से 2 और 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 यानी कि 1 और 3, ये जो वाला पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट ये वाले के बराबर होगा T1, और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, अब T1 जो है वो T3 के बराबर हो गया, हमने ये डायग्राम बराबर कर दिया। और T4 है वो T2 के बराबर हो गया, इसके बराबर रखिए, T2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब देखो 4 से 5 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। 4 से 5 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। 5 से 6 टरबाइन लगी हुई है, और 6 से 1 कूलिंग हो रही है। तो देखो अब यहां को ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी को देखना ध्यान से। ठीक है, यहां से तो हमें पता लग गया बर्डन बढ़ गया मेरा। अब देखो Q 1 से 6, 1 से 6 यानी कि जो 6 से 1 जा रहा है, यहां से Q2 रिलीज हो रहा है, ये Q2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब 2 to 3 ये जो हिस्सा है 2 to 3, यानी कि जो ये बीच का हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, ये क्या हो रहा है, ये भी तो लॉसेस बढ़ गए, यानी कि Q2 डैश, यानी कि एफिशिएंसी टोटल मिला के एफिशिएंसी हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। यानी कि मेरे लॉसेस क्या हो गए, ये Q2 डैश है, यहां पर Q2 लिखा है तो ये Q2 डैश है और ये Q2 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मेरा Q2 प्लस Q2 डैश, Q2 डैश, ये क्या होगा, ये बढ़ गए। ठीक है, अब जब ये बढ़ गए तो मेरी प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई जब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसमें लॉसेस आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपका बिजनेस एक दिन आके बंद हो जाएगा। वही हाल है कि अगर प्लांट में क्या हो रहा है, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं,
यानी कि टेम्परेचर आपका बन नहीं पा रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि एसएससी पूछे या कोई चाहे गेट हो चाहे ईएस हो, जब भी हम इंटरकूलर लगाते हैं तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होती है, घटती है, बढ़ती कभी नहीं है। क्योंकि यहाँ से पता नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये वाला हिस्सा इतना था और ये इतना लॉसेस और बढ़ गया। जब लॉसेस बढ़ गए तो क्या हुआ, मेरी प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, मुझे लॉसेस कम करने हैं, अगर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो मुझे लॉसेस कम करने पड़ेंगे, और लॉसेस जब कम होंगे तो मेरे जाहिर सी बात है कि आप पैसा ज्यादा कमाने लगोगे। ठीक है, तो मुझे लॉसेस यहाँ घटाने हैं। चलिए इतना बात देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं टू स्टेज टरबाइन विद रीहीटर। अब हम क्या करेंगे, दो इंटरकूलर इस्तेमाल करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक रीहीटर इस्तेमाल करेंगे। मतलब ब्लॉक डायग्राम में देखिएगा कि एक हम कंप्रेसर बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सीसी, उसके बाद हाई प्रेशर टरबाइन, यहां पर लो प्रेशर टरबाइन, और यहां पर एक रीहीटर। रीहीटर बेटा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ये सीसी जैसा ही होता है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। और यहां पर ये आपका हीट एक्सचेंजर होता है। प्रेशर कर दो, बैलेंस नामकरण कर दो पहले, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, WC हम इसको दे रहे हैं। अब यहां पर क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, कि WC लिखो, दो थोड़ी ना है, W एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, WT1 हो जाएगा, ये WT2 हो जाएगा। ये जो टरबाइन है बेटा ये इसको चलाती है। हाई प्रेशर टरबाइन जो है वो कंप्रेसर को चलाती है, लेकिन जो लो प्रेशर टरबाइन है इसके साथ आपका जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सारी की सारी चीजें अटैच रहती हैं। ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ गई थी कि जब कोई चीज एक्सपेंड करेगी, मतलब हाई प्रेशर टरबाइन ने जब एक्सपेंशन किया तो उस एक्सपेंशन के दौरान हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मान लिया हमने 1000 एग्जाम्पल तौर पे लिया हुआ है, जब वो एक्सपेंशन करेगा तो 1000 थोड़ी ना रहेगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन हमें 1000 बनाए रखना है, क्योंकि टरबाइन पर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना टरबाइन अच्छा वर्क करेगी। इसीलिए हमें जब एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर घटा, तो टेम्परेचर को मुझे 1000 ही मेंटेन रखना है। इसीलिए हमने क्या करा, रीहीटर को लगा दिया। और कोई मतलब नहीं है रीहीटर लगाने का, मतलब सिर्फ हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, लो प्रेशर टरबाइन वही बात है कि हम जो लो प्रेशर टरबाइन है वो छोटी लगा सकते हैं कंपेयर टू हाई प्रेशर टरबाइन। नाम से भी क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब वही WC क्या हो जाएगा, WC हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, और यहां से Q1 जा रहा है, यहां से लिख लो Q1 डैश हो जाएगा, इन हो रही है ना Q1 डैश, तो यहां से Q1 क्या हो जाएगा, MC, यहां पे भी MCP होगा, मैं MCP यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, MCP क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, ऐसे ही WT1 कितना हो जाएगा, MCP T4 माइनस T3, ऐसे ही Q1 डैश कितना हो जाएगा, MCP। अब देखो जो ये T3 है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम होगा। यानी कि जब एक्सपेंशन कर रहे होगे तो ये वाला जो है वो T5 जो है वो T3 के बराबर हो जाएगा। जब यहां से एक्सपेंशन हो रहा होगा तो T6 जो है वो T4 के बराबर हो जाएगा आइडियल केस में। एक्चुअल केस में कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर आएगा। ठीक है, यहां से Q2 रिलीज करो, क्या हो गया, Q1 MCP क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया, ये T3 माइनस T4 होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगा ना, T3 माइनस T4। ऐसे ही इसमें हो जाएगा Q1 डैश T5 T5
माइनस T4, ठीक है। ऐसे WT2 कितना हो जाएगा, MCP T5 माइनस T6। हमको एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी क्या होती है, W नेट डिवाइड बाई Q1, यानी कि W नेट कितना है, W, अब टर्बाइन जुड़ जाएगी, WT1 WT2 माइनस WC1, ये WC डिवाइड बाई Q1 कितना होगा, Q1 प्लस Q1 डैश, टोटल नेट ये आ रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, WT1 कितना है, MCP, ये डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर T1 कितना हो जाएगा, T3 माइनस T4 प्लस, और WT2 कितना हो जाएगा, T5 माइनस T6, ये और माइनस WC कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q1 डैश, Q1 कितना है, T3 माइनस T2 प्लस, और T5 माइनस T4, बस ये एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। अब बात करते हैं पीवी डायग्राम की। पीवी डायग्राम की, अब पीवी डायग्राम देखिए, 1 से 2 क्या हो रहा है, 1 से 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, 2 to 3 हीटिंग हो रही है, ठीक है। 3 से 4 फिर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, 3 to 4 एक्सपेंशन हो रहा है, फिर 4 से 5 फिर एक रीहीटर लगा हुआ है, ये वाला, 4 से 5, 5 से फिर 6, और 6 से फिर 1, तो इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अगर इसको डॉटेड कर दें सिंपल टर्बाइन से, ये कितना हो गया, इतना वाटर मेरा बढ़ गया, यानी इतना एरिया बढ़ गया। अगर मेरा इतना एरिया इंक्रीज हो गया तो एरिया बढ़ गया, इसका मतलब मेरा W नेट बढ़ गया। अब जब मेरा W नेट बढ़ गया इसका मतलब मेरी प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ गई, इससे तो ये समझ में आ रहा है। अब देखिए टीएस डायग्राम से, टीएस डायग्राम 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। 2 से 3 हीटिंग हो रहा है, फिर 3 से 4, ठीक, फिर ये रीहीट होगा 3 से 4 और 3 से 4, और ये 5 तक फिर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली पैराबोलिक भी हो जाता है, जब स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, 4 से 5 और 5 से फिर 6, क्योंकि ये दोनों बराबर है, 4 to 6 बराबर है, और यहाँ पर 3 to 5 बराबर है, ठीक है, आइडियल केस में। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई, तो क्या हुआ, ठीक। अब यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंटरकूलर नहीं लगाता, मतलब सॉरी 3 to 5, कहां पर है 3 to 5, ये वाली वैल्यू, मतलब 4 से 5, देखो अगर मैं 4 5 नहीं लगाता तो मेरा इतना एरिया नहीं बढ़ता, तो मेरा इतना एरिया कवर रहता, ये मेरा इतना एरिया कवर रहता, यानी कि मेरे लॉसेस यहां से क्या हो गए, ये इतना एरिया बढ़ गया, मतलब यहां से मेरे क्या हुआ, लॉसेस बढ़ गए, यानी कि पूरा जो Q2 डैश पूरा जा रहा है, Q2 जब पूरा निकल रहा है, ये क्या हो गया, ये बढ़ गया। अब जब मेरे लॉसेस बढ़ गए, टीएस डायग्राम से पता लग रहा है भाई, यहाँ पे अगर मेरे लॉसेस इंक्रीज हो गए तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, घट गई। यानी कि कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एसएससी में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटरकूलर और रीहीटर लगाते हैं, आंख बंद करके आंसर दीजिएगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, ऑलवेज डिक्रीज, कभी नहीं बढ़ती है, ठीक है। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर अगर इससे ज्यादा भी पूछेगा तो कभी पूछा भी नहीं है, वैसे तो 2 ही बातें पूछता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए सारी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, बाकी ये नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो किसी को तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके,
क्योंकि ये पूरे के फुल लेक्चर्स हैं, ये कोई शॉर्ट लेक्चर्स नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जो पूरा फुल मटेरियल एसएससी का है, जो बच्चे गेट भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पूरा मटेरियल है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।